अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मकई पर बात करेंगे। मकई पाकिस्तान की अहम फसल है, ख़ास तौर पे हमारी शुमाली इलाका जात में बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है, क्योंकि ये खुराक के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ इसका तेल भी जो है वो बड़ा कारआमद है और बिकता है। अगर इसकी हम पैदावार बढ़ा लें तो हमें जो खुर्दनी तेल का इशू है वो भी काफ़ी हद तक हल हो सकता है। और ये साल में 2 मरतबा काश्त होती है। इस वक्त जो है बहारिया काश्त का मौसम है, आ रहा है, तो इसको काश्त करना है, कौन से इलाके मौजू हैं, कहाँ कहाँ जो है इसकी अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, फिर काश्त के हवाले से क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं काश्तकार के समझने के लिए कि इसका बीज कहाँ से लेना है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, फिर खादों का इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल है, फिर मार्केटिंग का भी पहलू है कि आपने इसको इस बर्दाश्त के बाद इसको बेचना कैसे है। एक तो ये है कि जी हमें शहर भर में छलियाँ नज़र आती हैं बुनी हुई, वो है उबली हुई। आप जब सफ़र करते हैं, सियाहत के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी आपको छलियाँ मिलती हैं। और अब तो ये भी है कि वो 5 रुपये की छली जो है 50 रुपये में बिक रही है। तो अगर वो 10 गुना पैसे बढ़ गए हैं तो क्या वो जो कीमत है उसका रिफ्लेक्ट जो है वो काश्तकार पर भी हो रहा है, उसको भी मुनाफा मिल रहा है। इन सारे पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर हसीब खर साहब। आपका ताल्लुक़ है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, उसके शोबा एग्रीकल्चर से, और तहकीक के साथ साथ तालीम से भी वाबस्ता हैं और सारे मामले को बेहतर अंदाज से जानते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि मकई के हवाले से वो हमें क्या मुफीद मशवरे दे सकते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं मोहम्मद आलमगीर साहब, ज़राई ऑफिसर हैं, महकमा ज़राअत तोसी से वाबस्ता हैं। उनसे पूछेंगे कि महकमा ज़राअत इस हवाले से क्या कर रहा है। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं नवीद रियाज साहब, आप काश्तकार हैं और तवील अरसे से काश्तकारी कर रहे हैं, मकई की भी काश्त करते हैं। उनके मशवरे भी जो है आपके लिए मुफीद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि कुछ एस्टीमेट है कि मकई जो है वो कितने रकबे पर काश्त हो रही है पाकिस्तान में, और इसकी पैदावार क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम मकई की बात करते हैं तो मकई वर्ल्ड के अंदर ये चौथे नंबर पर काश्त की जा रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ये पहले चौथे नंबर पर थी, अब ये तीसरे नंबर पर आ चुकी है। अच्छा, क्योंकि तरक्की की है। हाँ जी, और इसकी मैं बैकग्राउंड बताऊँ, क्योंकि तीसरे नंबर पर काटन थी, काटन को आप सामने है, काटन को ये रिप्लेस कर रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अब इसका नंबर तीसरा आ चुका है। अच्छी खबर नहीं है, ज़ाहिर बात है। अब इसमें फार्मर की यहाँ के इस खित्ते में रहने वाले काटन लवर हैं। हाँ जी, और हमारी इंडस्ट्री भी एसोसिएटेड है काटन से, तो काटन को अगर कोई फसल रिप्लेस करती है तो अच्छी लगती नहीं है हमें। ये अगर हम एक लंबी चौड़ी इस पे लंबी चौड़ी बात शुरू हो जाएगी। इसकी रीजनिंग क्या है कि काटन और ये सारी कि उसको क्यों पोटैटो आ गया उसकी जगह पे, या कुछ एरिया पे पोटैटो आ गया और कुछ एरिया पे मेज़ वगैरह आ गई है। फार्मर की चॉइस पे ज़ाहिर बात है। अब फार्मर का दिमाग तो नहीं ख़राब कि उसकी जेब के अंदर पैसे नहीं आ रहे, उल्टा नुकसान कर रहा हो। हाँ, तो उस चीज़ की तरफ जाएगा जहाँ पर उसको अपना कारोबार करना है, उससे जहाँ पर उसको वो फ़ायदा वगैरह होगा। अगर हम पाकिस्तान के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर हम पाकिस्तान के अंदर हम इसको काश्त कर रहे हैं। अगर हम इसकी यील्ड की बात करते हैं तो तकरीबन वर्ल्ड की 600 मिलियन मेट्रिक टन वर्ल्ड की यील्ड है। अगर उसका सिर्फ 1 समथिंग मिलियन हेक्टेयर टन जो है वो होने के बराबर है। हाँ जी, वो यील्ड हमारे इधर आ रही है। बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह है उसकी लो यील्ड की वजह से। अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंदर हमें वैराइटीज़ का इशू आता है, सीड का इशू आ जाता है, मेन जो उसके अंदर है फर्टिलाइज़र का इशू आ जाता है, क्लाइमेट का इशू आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा सारे इश्यूज पे हम डिटेल से बात करेंगे, जरा बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लें। आलमगीर साहब, महकमा ज़राअत का फोकस है मकई पर? अगर है तो उसकी वजूहात क्या है कि भाई आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मकई काश्त करें और इस तरफ आएँ? देखें, जब जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारी ये तीसरी बड़ी क्रॉप है। ज़ाहिर है जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास ये फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आ रहा है। और आप देखें तो जो हमारा इस वक्त मेज़ है उसके जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब तो बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। बाई प्रोडक्ट्स आपके गंदम से भी इसके ज़्यादा बन रहे हैं। आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है। पोल्ट्री इंडस्ट्री पे खास तौर पर बात करेंगे, और अब तो आप जो आटा आ रहा है उसमें 50% तक तो आप मकई खा रहे हैं,
क्योंकि 10% तो हम खुद कहते हैं कि आप इसको शामिल करें, उससे इसकी जो आपकी वीट की जो न्यूट्रिशन है वो डबल हो जाती है। तो इस लिहाज से चूँकि ये हमारे फूड सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है, तो महकमा ज़राअत इससे बिल्कुल इस पे तवज्जो दे रहा है और इसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए जितनी भी हमारी तोसी सरगर्मियाँ हैं हम उनको बरोकार ला रहे हैं। अपने फार्मर की हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। जो हमारे पास इस वक्त एक्लेमेटाइज वेराइटीज़ हैं जो हमारे माहौल के अंदर सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं और मैक्सिमम जो प्रोडक्शन देती हैं, उनकी हम तरवीज और तशरीह कर रहे हैं फार्मर से, और उनको वक्त जो इसकी जितनी भी बाकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है हम अपने फार्मर के साथ शाना बशाना खड़े हैं जी इसमें। ठीक है। अभी सब आप मकई काश्त कर रहे हैं? जी। अच्छा, कितने अरसे से काश्त कर रहे हैं? मुझे को 3-4 साल हुए हैं। हम पहले कॉटन ग्रो अच्छा, ये हम स्विच करके इसी सदमे के आप भी जो है वो शिकार देखिए, बिजनेस को देखना पड़ता है ना। वैसे यहाँ का काश्तकार जो है वो कपास का लवर था जी, उसकी पहली तरजीह होती थी कॉटन काश्त करनी है। कॉटन में गुंजाइश भी बड़ी होती थी, और जैसे ही कॉटन मार्केट में आती थी तो फिर एक रेल पेल हो जाती थी मार्केट के अंदर ना, बिजनेस की भी, और लोग इंतजार करते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता मुतबादल फसलों की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, और जैसे अभी आपने कहा कि मैं भी कपास को कम करके मकई की तरफ आ रहा हूँ। बाकी काश्तकारों की क्या सूरत हाल है? वो भी मकई की तरफ रुझान आ रहा है या और ये भी रुझान क्या है, और आमदनी का क्या फ़र्क है काटन की निस्बत मकई में? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ने जैसे कुछ दिया डाटा, मैं प्रोग्राम आने से पहले मैंने कुछ डाटा लिया हुकूमती अदाद व शुमार, तो उसके मुताबिक हम देखते हैं ना कि ट्रेंड मार्केट में ये मकई की अभी भी गुंजाइश है। तो पता चला कि दुनिया में जो मकई के प्रोड्यूसिंग ममालिक हैं, पहले नंबर अमेरिका, फिर चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन, यूक्रेन और इंडिया, ये 6 टॉप रेटेड वाइज। उसके बाद हमने देखा कि जी बरामदी ममालिक, ये प्रोडक्शन वाले थे, तो बरामदी ममालिक में अमेरिका पहले नंबर पर, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, यूक्रेन और भारत, ये ज़्यादा बरामद कर रहे हैं। अच्छा, भारत भी बरामद कर रहे हैं? जी बिल्कुल। फिर मैंने ये देखा कि जी दुनिया के दरामदी ममालिक कौन से हैं, तो चाइना प्रोड्यूसिंग भी है और लेकिन वो दरामद भी कर रहा है। पहले नंबर पर चाइना दरामद कर रहा है, फिर मैक्सिको है, जापान है, कोरिया, वियतनाम और ईरान, ये 6 ममालिक जो है ना। हम ना दरामद में है ना बरामद में नहीं है हम, ठीक है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे 2 पड़ोसी ममालिक दरामद कर रहे हैं, ईरान और चाइना। ठीक है। ये दुनिया में पहले 6 ममालिक में एक, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना जी, पोटेंशियल मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है कि अगर फार्मर के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि, और थोड़ा सा अगर इस पर हुकूमती मशीनरी भी काम कर जाए तो हमारे लिए ये करीब में, मतलब उनको पाकिस्तान से, ये दोनों के दरमियान में हम बैठे हैं, पाकिस्तान से ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग चार्जेस वगैरह देख दू के हमारी इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, ये लेंगे यहाँ से। फिर देखा मैंने कि जी वो पाकिस्तान में जो है ना, वो पता चला कि जो पंजाब है वो 92% प्रोडक्शन कर रहा है, पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन पंजाब में हो रही है 92%। उसके बाद फिर जो आप पहले कह रहे थे कि जी एरियाज़ कौन से हैं, तो हैरानी की बात मुझे भी हुई कि जो विहाड़ी पहले नंबर पर डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, विहाड़ी पहले नंबर पर मकई की पैदावारी लिहाज से। अच्छा। अब सर विहाड़ी तो हम शुमार करते थे कॉटन का। हाँ। कुछ अर्सा पहले हम सुनते थे कि विहाड़ी मच्छी का नाम आता था तो कॉटन में कॉटन नहीं आती, कॉटन विहाड़ी की और पूरे सिंध की कॉटन की बराबर की बात करते थे कि पूरे सिंध की और इधर विहाड़ी की बराबर, विहाड़ी स्विच हो गया। उसके बाद फिर उकाड़ा, दीपालपुर और ये सारे आ गए। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो पता चला कि जनवरी 2020 में $172 फी मेट्रिक टन थी। अभी पिछले महीने नवंबर में इंटरनेशनल मार्केट में वो 172 वाली जो थी ना, वो 300 तकरीबन उसकी कीमत थी 321, और अप्रैल में ये थे 348 रेट। मतलब देखें 2 सालों के अंदर अंदर जो ये 172 वाले रेट थे वो 321 पर आ गए अभी नवंबर में। ये इसने पीक लिया $350 तक पहुंची थी। अब इतनी तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में जब रेट बढ़े तो साफ जाहिर है कि काश्तकार हमारे लिए, हमने देखना बिजनेस कॉटन और दूसरी फसलात पर हमने देखा है, बीइंग अ फार्मर के हमने देखा रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अब इस पर आ जाएं तो इसमें मतलब इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है कि काश्तकार कॉटन में बस बसाओ का अपने पैसे भी पूरे अखराजात नहीं कर सकता। तो इसमें इतना तबाही होती है, तो बिल्कुल ही तबाही हो जाती है। देखिए पाकपतन था, स्टार्ट वहाँ से हुआ और यहाँ तक आ गई है जलालपुर, यहाँ तक इस लाइन में विहाड़ी से आगे यहाँ तक मकई आ गई और इसने आगे जाना ही जाना है। क्योंकि अब दूसरा मैंने देखा कि जी जो मुस्ताजरी या ठेका था वो कॉटन बेल्ट में फॉर एग्जांपल आजकल अगर 1 लाख रुपए है तो वहाँ 2 लाख से ज़्यादा हो चुकी है जो मकई के एरियाज हैं।
हाँ जी। अच्छा। तो अब फार्मर ने भी देखना है कि जी अल्टीमेटली जिसमें मुझे रिस्क भी कम है, जिसमें इनकम भी ज़्यादा है, तो उसने तो उस तरफ ही जाना है। महफूज फसल है। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस पे बात करते हैं, रिस्क फैक्टर पे भी बात करते हैं और इसकी मार्केटिंग को भी देखेंगे। ज़ाहिर है उसमें हम देखेंगे कि क्या रास्ते हैं जिससे आगे बढ़ सकते हैं, मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी जो मकई है, इस पूरे पौधे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? आप क्योंकि तहकीक के बंदे हैं ना जी, जी। हम तो सिर्फ छली देखते हैं कि जी छली है जी वो, और उसको भी 2 शेप्स में, 3 शेप्स में देखते हैं ज़्यादा ना। जी जी। एक उबली हुई, एक भुनी हुई और एक पॉपकॉर्न। ठीक है ना जी। आपके जो इल्म है उसके मुताबिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मुकम्मल पौधा? जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, ग्रेन की कंपोजिशन की बात करते हैं, तो इसमें 72% इसके अंदर स्टार्च आ जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ये है, इसके बाद इसके अंदर प्रोटीन भी कुछ मकदार है। हाँ जी। विटामिन इसके अंदर 5 से 6% इसके अंदर डिफरेंट विटामिन है। प्रोटीन इसके अंदर 10% है। जिस तरह आपने अभी बात की थी, इसके अंदर ऑयल है 4 से 5%। इसके जो एक ग्रेन है उसकी कंपोजिशन, उसके अंदर 5% ऑयल, 4 से 5% इसके अंदर ऑयल भी है। इस तरह ऐश भी है और ये सारी चीज़ें ये ग्रेन के अंदर है। जब हम इसको प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसको आपने अक्सर देखा होगा कि ये रफ़ान वाले इस कस्टर्ड वगैरह ये सारे ये मेन इसका है। कस्टर्ड और जेली में हाँ जी ये इस्तेमाल होता है। ठीक हाँ जी। इसके अंदर जो कॉर्न फ्लोर है, कॉर्न फ्लेक्स है, कॉर्न सिरप है, इसके अलावा इसके डिफरेंट वैक्सेस हैं। इसके अलावा हर्बल के अंदर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एथेनॉल इसका बायोफ्यूल वगैरह भी है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मेटिक वगैरह डिफरेंट किस्म के इसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह भी वैल्यू एडिशन की बात है, आप इसको जिस तरह अपनी मर्जी से चाहें इसको वैल्यू एडिशन करते हैं। जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है? बिल्कुल जी। ये रिच सोर्स ऑफ अगर हम देखते हैं तो साइलेज आज अगर हम देखते हैं तो जो हमारे अक्सर जो मवेशी पाल हज़रात हैं उन्होंने क्या है अब साइलेज की तरफ आ गए हैं, बजाय कि वो भूसी तोड़ी और उसके चक्रों में वो अब उन्होंने क्या है मेज़ वगैरह लगा के, अगर मार्केट के अंदर भी अच्छे खासे साइलेज वगैरह वैराइटीज़ वगैरह आ चुकी हैं, लोकल भी हमारे पास हैं और हाइब्रिड भी हमारे पास हैं, तो वो अब इसकी तरफ है और ये रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बन जाती है। और साइलेज बनाने के लिए भी एक ख़ास तरीका वगैरह होता है कि वो छली का साइज़ दे के किस साइज़ पे हमने उसको हार्वेस्ट करना है, चॉप करना है, और ताकि उसके अंदर एक पूरी न्यूट्रिशन वगैरह आ जाए, ताकि वो जो हमने आगे एनिमल्स हैं उसको फीड कराना है, उसको एक पूरी न्यूट्रिशन वगैरह जानवरों के लिए भी इसका चारा बहुत मुफीद है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, ज़रा एक वक्फा ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम मकई की फ़सल पे बात कर रहे हैं। मकई की फ़सल अब काश्त का सीज़न है, उस पर भी हम देखेंगे कि क्या क्या मामलात हैं। तो माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ रहे हैं। अभी हम मकई की अफादियत को देख रहे हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, इसके सारे पहलू भी देख रहे हैं। आलमगीर साहब, ये एक तो इसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं अभी हम जिक्र कर रहे थे, उसके साथ इसकी प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन आ जाता है। मतलब हम एक छली जो है वो सड़क पे बिक रही है तो 25, 30, 50 रुपए की मिल जाएगी। वही एक छली से पॉपकॉर्न बने हुए हैं, पैक हैं, तो उनकी कीमत मुख्तलिफ है। सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वही पैक छोटा सा 250 रुपये का मिलता है, 300 रुपये का मिलता है, 350 रुपये का मिलता है, तो बड़ी फ्लक्चुएशन है। तो महकमा ज़राअत जो सवाल असल ये है कि सिर्फ आप पैदावार पर फोकस करते हैं या महकमा ज़राअत के अंदर को मार्केटिंग का भी शोबा है जो इसकी मार्केटिंग को भी देखे और उसके लिए भी काश्तकार को कुछ सिक्योर करने की कोशिश करता है? जी, इसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक पूरा एक सेटअप है गवर्नमेंट का। ठीक है। वो इसका जो चेन है मार्केटिंग का, वो उसको देखते हैं। ठीक है। जहाँ तक महकमा ज़राअत तोसी का काम है, तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो फार्मर के साथ मिल के इसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंश्योर करना होता है। ठीक है। ताकि और इंश्योर आप कैसे प्रोडक्शन को इंश्योर करने के लिए क्या मतलब आगाही के लिए कोई मुहिम चलाते हैं? देखें, हम मसलन अगर मैं इस तरह अब इसको इस तरह रोशनी डालना चाहूँगा, सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है वो इसकी जो काश्त है वो वक्त पर की जाए। अब कुछ काश्तकार आप देख रहे हैं अभी से लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जबकि मैं अब ये जो बारिया काश्त है इसका मौजूद वक्त है क्या? इसका बेहतरीन जो टाइम है जो 25 जनवरी 20 जनवरी से पहले इसको काश्त ना करें,
क्योंकि 20 जनवरी से पहले आप देख रहे हैं टेम्परेचर बहुत कम होता है। कहते हैं 15 से काश शुरू कर दे। सर देखें, अगर जो सीड है उसको उगने के लिए 120 जो है ना हरारती यूनिट दरकार हैं, और वो 120 हरारती यूनिट हमें 20 जनवरी से पहले पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर आप 20 जनवरी से पहले काश करेंगे तो आपका जो सीड है वो ज़मीन के अंदर 30-35 दिन पड़ा रहेगा, तो जिसकी वजह से उसका ख़राब होने के चांसेस और जो आपकी उसमें से पौधे निकलने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और फिर परिंदों का नुकसान और बहुत सारे मसाइल उसमें आ जाते हैं। और तीसरी जो उसकी बड़ी वजह ये होती है कि जब हम बीज को जो मुख्तलिफ जहरें लगा के काश करते हैं उनका भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है, वो 5, 7, 8 दिन कवर देती हैं। तो जब आप ज़्यादा देर तक बीज को ज़मीन के अंदर रखेंगे तो वो फिर उगाव के अंदर मसाइल आता है। तो इस तरह हम जमींदार को कहते हैं कि यार आप कम अज कम जो है ना 20 जनवरी से जो है ना मकई को काश ना करें। और नंबर 2, आप इसको जी बीज को जो है ना जहर लगा के काश करें। 20 जनवरी से कब तक काश करना है? अब 20 जनवरी से लेकर 10 दिन जनवरी के और पूरा फरवरी, ये बेहतरीन टाइम है। फरवरी में हम जो है हमारी पछेती काश्त चली जाती है, लेकिन इसको कोशिश करें कि 20 फरवरी से पहले आप काश्त कर लें, और मार्च में तो इसको कतन ना लेके जाएं। फरवरी से आपका टाइम ऊपर हो गया तो फिर कोशिश करें कि इसको ना काश्त करें, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव क्रॉप है। आप देखें, मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा कि 20 फरवरी से पहले हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे हमारे ये जो जनूबी पंजाब के एरिया हैं, क्योंकि अगर हम इसको लेट करेंगे तो फ्यूचर के अंदर जिस तरह लास्ट ईयर हमें हीट वेव का इशू आया था तो वो ना हो। हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या है कि 20 जनवरी से 10 फरवरी के दौरान हमारे ये जो एरियाज़ हैं हाँ जी उसमें करने, ताकि इस कोरे वाला टाइम भी हम गुजार लें, और फिर आगे जो फ्यूचर के अंदर जब हमारे पास ग्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, दाने बन रहे होते हैं, तो उस वक्त जो हीट का जो लास्ट टाइम इशू है वो इशू ना है, वो भी हमें क्लाइमेटिक चेंजेस को देखते हुए हम अपने ये चीज़ें इसको भी रीशेड्यूल करना है। आप नवीद साहब, आप कब काश करते हैं? ये 3-4 साल से काश कर रहे हैं, आपने क्या टाइम स्पैन बनाया हुआ है इस अर्से में? हमारी कोशिश यही होती है कि जी जैसे माहिरीन ने बताया कि जी फ्रॉस्ट गुजर जाए और फरवरी के ही हम कोशिश करते हैं कि पहले हफ्ते के अंदर हम लगा लें, ये आइडियल टाइम होता है। फरवरी में जाके लगाते हैं आप? जनवरी के आखिर से ज़मीन तैयारी शुरू की, और मतलब बीच में मौसम को देखना पड़ता है कि कहीं कुछ बारिशें या इस तरह का, फिर फरवरी आइडियल टाइम रह जाता है कि फरवरी के पहले 10 दिन में हम लगा लें बस। 20 जनवरी के बाद 15 जनवरी के बाद आप लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके ना आप सारे टेक्निकल पहलुओं पर भी गौर करते हैं। आप इसका बीज कहाँ से हासिल करते हैं? बीज इसकी मल्टीनेशनल कंपनीज का जो हाइब्रिड है वही ज़्यादातर वो ठीक होता है, बीज ठीक होता है, अच्छा होता है, बिल्कुल। उसकी पैदावार सलाहियत भी ज़्यादा होती है, ठीक है, और जर्मिनेशन भी बेहतर होती है। आप क्या पैदावार, औसत पैदावार लेते हैं मकई की? देखिए, हम तो नए हैं, हम तो अभी 100 मन तक बैठे हैं, लेकिन जो एरियाज़ हैं, जो कोर एरियाज़, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इस तरह के जो हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर अभी मुकम्मल नहीं जा सके, ठीक है, तो जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो अपर के पाकपतन उस तरफ के लोगों ने 140 प्लस तक भी यील्ड ली हुई है। आप 100 मन ले रहे हैं? हम 100 मन तक अभी हमें अभी इनिशियल हैं, लेकिन ये है कि हम उम्मीद में हैं कि हम भी इस तरफ पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग पुराने हैं वो 120-140 पर डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। कितना कम से कम कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, पैदावार होनी चाहिए, जिससे काश्तकार के अखराजात पूरे होंगे, सिक्योर हो जाएगा वो अंदाज़न एक जो कीमतों को देख के? देखिए, इसका तो जितनी भी मौसमी असरात हों या जो भी हो, लेकिन बाकी फसलात की तरह जैसे हम कहते हैं ना कि जी कॉटन हमारी 4 मन आई तो उसमें पैसे पूरे नहीं होते, इसमें जितने भी डिजास्टर्स आ जाएं तो भी ये अखराजात निकाल जाती है। इसमें इतना कपास में तो ये होता है जी, लगाइए तो जब तहस नहस हुआ तो सारा कुछ तहस नहस हो गया। जी ऐसा ही है, इसमें सिक्योरिटी, इसीलिए ये फसल आगे जा रही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट सिक्योर है। और मौसम जैसे हसीब साहब ने कहा कि जी पिछले साल हीट वेव थी, अब अगर इस दफ़ा मौसम की थोड़ी सी प्रोजेक्शन है, जो प्रोडिक्शन है कि जी अच्छे मौसम हों तो फिर उन सालों में तो फिर शरा मुनाफा ज़्यादा हो जाता है, मौसम आखिर में अच्छे रहें तो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये पहलू है ना कि जी फ्लक्चुएशन है कि 100 मन ये ले रहे हैं, 140 मन भी ले रहे हैं, एक आइडियल हमारे यहाँ वैसे औसत पैदावार है क्या हमारे यहाँ मकई की, और आइडियल क्या होनी चाहिए? अगर हम लोकल जो हमारी वैरायटीज़ हैं, ठीक है, नीलम है, सदफ है, या ये जो है, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे जो सरगोदा रिसर्च फॉर्डर इंस्टीट्यूट है, या MMRI जो है हमारे पास मिलेट एंड मेज रिसर्च यूसुफ वाला, वो तकरीबन अगर हम लोकल जो वैरायटीज़ हैं वो तकरीबन 50 से 60 मन तक उनकी एवरेज है। अगर हम हाँ जी, अगर हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो हाइब्रिड वाले 140 का क्लेम करते हैं कि 140 मन तक हमारी यील्ड का पोटेंशियल वगैरह है। और जो हमारे जिस तरह
नवीद साहब ने अभी बताया है कि कुछ फार्मर जो हैं 140 के राउंड अबाउट, जो हमारी कैलकुलेशन में है कि जो फार्मर है 120-125 तक पहुँचे हुए हैं और ये वहाँ पर ले रहे हैं। अच्छा, दुनिया में तो इसकी शरह मुख्तलिफ होगी। हाँ जी, ज़ाहिर बात है, वो उसके अंदर क्लाइमेट और ये सारी चीज़ें बहुत सारी आती हैं, साइल के जो टेक्सचर स्ट्रक्चर वगैरह वो आ जाती है, ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, तो इसी हिसाब से उनकी भी जो यील्ड वगैरह वो उसके अंदर हमारी बहुत पीछे हैं। जिस तरह ब्राज़ील है, अभी बता रहे थे, ठीक है, मेक्सिको, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया, उनकी यील्ड तो बहुत ज़्यादा होगी। उनकी यील्ड अलमगीर साहब, महकमा ज़राअत क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कितनी पैदावार होनी चाहिए फ़ी एकड़ इसकी? देखें, इस वक्त बुखारी साहब हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हाइब्रिड मौजूद है, मैक्सिमम जो हमारे पास इस वक्त 147 मन फ़ी एकड़ जो है हमारे पास पोटेंशियल वाले इस वक्त हाइब्रिड मौजूद हैं। ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम मैक्सिमम जो पोटेंशियल है को उसको चेज़ करें। ठीक है। वो मैं अपनी बात वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहाँ से डिसकंटिन्यू की थी। उसके लिए हम ये कहते हैं कि अब पूरी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, हमारा फार्मर उसको पूरी को अप्लाई करे अपने खेत के अंदर। उसमें वो वक्त काश्त है, बीज को जहर लगा के काश्त करे, खेलियों पे काश्त करे, या उसको बेड्स के ऊपर काश्त करे, 6 इंच पौधे से पौधे का फासला रखे, 18 इंच से ज़्यादा कतार का फासला न रखे, अपने खेत के अंदर कम अज़ कम 35,000 पौधों की जो तादाद है उसको इंश्योर करे, और उसके अंदर जो खादें हैं उनको टाइम के ऊपर डाले। फिर 24 घंटे के अंदर अंदर जब बीज को उसके अंदर 1.5 इंच की गहराई पे वो काश्त कर ले, तो उसके अंदर वो जड़ी बूटी जो मार जहर है उसको कर दे, 8 दिन के बाद दोबारा पानी लगा दे। तो इस तरह जब वो सारी पूरा मैकेनिज्म है उसको फॉलो करेगा तो इस वक्त बुखारी साहब हमारा जो फार्मर है वो 135 मन तक हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे रिकॉर्डेड है, हमारे पास हमारे फार्मर्स ने ली है। और आम हालात में 100 मन, 110 मन, 115 मन ये हमारी आम पैदावार है मकई का फार्मर जो इस वक्त हमारा ले रहा है। ठीक है। तो ये बताएं कि अब हाइब्रिड अगर हम 130 मन या 100 मन से ऊपर ले रहे हैं तो देसी हम क्यों काश्त कर रहे हैं जहाँ 50 मन 60 मन पर हम खड़े हुए हैं? तो ये कोई बीज की मजबूरी है, क्या वजह है? देसी का तो हमारे पास ट्रेंड मेरे ख्याल में तो ना होने के बराबर है, क्योंकि जितने ज़मीनों के ठेके हैं ना, और जैसे अभी भी फार्मर्स की आप सुन रहे थे, फार्मर खुद एक बिजनेसमैन बन चुका है अब, तो देसी तो हमारे पास ना होने के बराबर है। इस वक्त हमारे पास जो दुनिया के, मैं समझता हूँ किसी क्रॉप का हमारे पास बुखारी साहब अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बीज मौजूद है ना, तो वो मेज़ है। तो जिसका हमारे पास, क्योंकि इसमें मल्टीनेशनल हमारे पास कंपनी, कोई शॉर्टेज वार्टेज तो नहीं होती, जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका स्पैन बढ़ रहा है, कभी हुजूम भी बढ़ रहा है कि लोग ज़्यादा इस तरफ आ रहे हैं। इसमें बहुत सब ये है कि कंपटीशन काफ़ी बिल्ड हो गया हमारे पास। इसमें 5 से 7 तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो हमारे पास सीड की सप्लायर हैं, और मतलब है उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, जिसमें मानसेंटो है, पायनर है, सजेंटा है, ICI है, कुछ हमारी लोकल भी हैं, सोनी धरती वगैरह, ये भी, और बड़े अच्छे ये हाइब्रिड्स दे रहे हैं, एक से बढ़ के एक हाइब्रिड मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे पास सीड मौजूद नहीं। अभी हमारे शॉर्टेज वार्टेज नहीं फील होती, आप खरीदने जाते हैं कहीं ब्लैक में फरोख्त हो रहा हो, ऐसा नहीं है? नहीं, उसमें थोड़ा सा प्राइस का तो फर्क आ जाता है, लेकिन बीज अवेलेबल होता है। बीज अवेलेबल जी, कंपनीज ने बीज अवेलेबल डीलर्स के पास। आप कैसे फैसला करते हैं कि ये बीज ठीक है, इसको मुझे लगाना है, या ये बीज ठीक है, इसकी पैदावार बेहतर है? फैसला कैसे करते हैं? देखिए, उसमें ये होता है कि जो फार्मर, हम जैसे सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, जो नए होते हैं, तो वो जो ऑलरेडी जो फार्मर अच्छी यील्ड ले चुके होते हैं, वैराइटीज़ भी नई आ रही होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की भी, तो वो जो टेस्ट कर चुके होते हैं उसमें यील्ड पोटेंशियल उनका ज़्यादा होता है, जिनके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो वो चीज़ अगले साल तक मैच्योर हो जाती है। सवाल ये था कि भाई आप इर्द गिर्द के फार्मर्स को फॉलो करते हैं, या जो ज़रूरी कंपनियां हैं जो बीज बेचने वाली हैं वो आपको गाइडलाइन देती हैं, या आप इसके बारे में खुद को डिग आउट करते हैं, कोई छानबीन करके? देखिए, प्रायोरिटी ये होती है कि जो फार्मर लगा चुके होते हैं, जो 1 साल पहले जिसको ये हो चुका होता है, ट्रायल हो चुका था कि इस यील्ड, इस वैरायटी में इतनी पोटेंशियल है, तो पहले उनसे कंसल्ट किया जाता अच्छी ली है, उसी से पता करते हैं कि जी कौन सा बीज था। जी बिल्कुल, उनसे मशवरा लेके फिर उन्हीं को, फिर होती भी फार्मर की प्रैक्टिस ये होती है कि एटलीस्ट 2-3 वैराइटीज़ लगाई जाएँ, एक पर वो सारा डिपेंडेंसी करता ही नहीं है। ठीक है। तो ये इसको बेचने का एलिमेंट मैं खास तौर पे आपसे पूछूंगा, आप फार्मर हैं, आखिर मकई बेचनी कैसी है, वो भी टेक्निक है ना जी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि पैदावार लेना अपनी जगह पर, फिर उसको बेचना जो है वो सबसे औखा काम है ना जी, उसकी कीमत लेना। डॉक्टर साहब, ये इस पौधे का मिजाज कैसा है? मतलब ये सर्द या गर्म फ़ज़ा, आबो हवा इसको मरतूब होती है? दूसरा ये है कि हमारे यहाँ वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से ज़मीनें हैं जो इसके लिए मौजू हैं, इसकी काश्त के लिए?
ये अगर हम इसकी टेम्परेचर की बात करें तो इसको जर्मिनेशन के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के होते हैं, तो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें थ्रू आउट 32 का टेम्परेचर चाहिए होगा। तो हम कह सकते हैं कि गर्म इलाकों की ये क्रॉप क्योंकि टेम्परेचर मैंने सवाल ये इसलिए भी किया था कि आप शुमाली इलाका जाएँ ना तो आपको ये मकई बहुत ज़्यादा काश हुई नज़र आती है। हाँ जी। तो क्या ये मतलब सर्दियों के लिए भी सर्द इलाकों के लिए भी सूटेबल पौधा है या वहाँ खुराक की ज़रूरत है इस वजह से और कोई मुनासिब नहीं है लगाते हैं, क्या इसकी टेंडेंसी क्या है? हाँ बिल्कुल, एक तो उनका जो साइल की कंडीशन है, स्लोपी एरियाज़ वगैरह हैं, उन्होंने छोटे छोटे एरिया वगैरह टेरेसिंग कंटूरिंग वगैरह का कंसेप्ट वगैरह है, क्योंकि लार्ज स्केल पर वो यही करते हैं। जो हम स्टडी वगैरह करते हैं कि 56% जो एरिया है हम केपी के और इस एरिया पे प्रोविंस जो है वहाँ से इसकी प्रोडक्शन आ रही है। वहाँ वैसे फसल अच्छी नज़र नहीं आती देखने में, ना लगनी बहुत होती है लेकिन फसल अच्छी नहीं एरिया वाइज केपी की जो है वो टॉप पे है, 56% है। और अगर हम वहाँ से जो प्रोडक्शन हमें आ रही है टोटल का वो 59% प्रोडक्शन वगैरह है, जो हमें सर्वे वगैरह बता रहे हैं। तो इसके लिए जो आपने सॉइल की बात की है किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, जो भी हमें सॉइल इसके लिए हमें चाहिए कि वेल ट्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर उसका अच्छा होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी सॉइल की अच्छी होनी चाहिए। साल्ट इफेक्टेड और जो वाटर लॉग कंडीशन है वहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पर हमें ये नहीं लगाना चाहिए। सेम और थोर वाली जगह पर नहीं लगाना चाहिए, मेरा ज़मीन पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये साल्ट इफेक्टेड सॉइल के अंदर इसके जर्मिनेशन तो हो जाएगी, लेकिन बाद के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह वो आपको दिखेंगे कि 1-1.5 फुट तक उसकी हाइट होगी, फिर वो उसको स्टॉप हो जाएगी, उसकी आगे ग्रोथ वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए हमें उस सॉइल को देखना चाहिए। ये आलमगीर साहब आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि ज़मीन कैसी हो जहाँ पर मकई की काश्त की तरफ जाएँ? और हमारे इस इलाके में जैसे अभी जिक्र किया नवीद साहब ने कि जी विहाड़ी जो है बड़ा आगे जा रहा है, बाकी पूरा साउथ पंजाब भी पड़ा हुआ है, इसमें कौन कौन से इलाके सूटेबल हैं इसकी काश्त के लिए? आपने आपके पास डाटा भी होगा, लेकिन मैं जवाब आपसे ना ब्रेक के बाद लूँगा, ब्रेक ले लें। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मकई की फसल पे बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब, महकमा ज़राअत की नज़र में कौन कौन से इलाके सूटेबल हैं जहाँ मकई काश्त होनी चाहिए या हो रही है? गौर साहब, मकई जितनी भी हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, उन सब पे लग सकती है। ठीक है। माँ सिवाय कलराठी और ये जहाँ पे पानी खड़ा हो सेम ज़्यादा इलाकों के, जैसे आपका डीजी खानिया, ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पे चांसेस इसके कम है। जिस खित्ते में हम बैठे हैं ये अपर वाला पोर्शन है हमारा, ये बिहाड़ी, साहिवाल, आरिफ वाला, बूढ़े वाला और शुमाली इलाका जात की जैसे बात कर रहे थे, ये पूरा मकई के लिए मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के लिए मुख्तलिफ़ इलाके हमारे मौजू हैं। जैसे शुमाली इलाका जात में अभी आप बात कर रहे थे, वहाँ पे और वैराइटीज़ लगती हैं, वहाँ सफ़ेद मकई लगती है। और जो उनकी सफ़ेद मकई है वो इसी तरह खाते हैं जिस तरह हम गंदम खाते हैं, वो उनका स्टेपल फूड है, जिस तरह हमारा वीट हमारा स्टेपल फूड है। हमारे जो इलाके की वैराइटीज़ है ये उनसे कदरे मुख्तलिफ हैं, ये गर्म इलाकों की वैराइटीज़ हैं। हर इलाके के लिए ये वैरायटी वहाँ पे नहीं लगती, वहाँ वाली वैरायटी यहाँ पे कामयाब नहीं है। ये पानी की ज़रूरत कितनी होती है इस पौधे को, ये भी तो ज़ाहिर देखना पड़ता है ना जी। यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी इतनी है तो यहाँ मकई लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, जैसे गन्ना है, चावल है, पानी के लिए बड़ी सेंसिटिव क्रॉप है। देखें इसको ना तकरीबन ये 100 हमारे पास जो मकई है ना सब, ये 130-35 दिन की क्रॉप है। ये इसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ की मुख्तलिफ रेंज है। ये 105 दिन से हमारे पास वैराइटी स्टार्ट होती हैं और 120-25 दिन के अंदर अपना ये जो लाइफ साइकिल है, पूरा ज़िंदगी का दौरानिया है, उसको मुकम्मल कर लेती हैं। उस दौरानिए में मकई को कम अज़ कम 12 से 14 पानी चाहिए होते हैं और इसके लिए जो पानी है इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब पौधा पोलिनेशन कर रहा होता है। जिस वक्त अगर पोलिनेशन के वक्त अगर आप इसमें सोका दे दें तो ये क्रॉप ज़ीरो पे भी जा सकती है। ये इतनी सेंसिटिव है पानी के लिए, क्योंकि उस वक्त तो ये जिन इलाकों में पानी अच्छा है, मीठा पानी है, वहाँ पे इसकी काश्त करनी चाहिए। जिन इलाकों में पानी का मसाइल हैं या अवेलेबिलिटी ठीक है, वहाँ पे फार्मर्स को कोशिश करनी चाहिए कि इसको ज़रा सोच के प्लान करें ताकि वो जो इसकी क्रिटिकल स्टेज है वहाँ पे पानी की कमी करके इससे नुकसान ना कर बैठें। ठीक है, पानी कैसे पूरा करते हैं जी? ये तो एक अहम मामला हो गया कि 12 से 14 पानी चाहिए और ऐसे हालात में जहाँ पानी की कमी है और पानी अगर आप ट्यूबवेल से लेते हैं तो बड़ा महंगा हो गया। बिल्कुल, वो वाइबल है? देखें अभी तो सिस्टम चल रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जैसे जैसे फार्मर इन 1-2 सालों में सोलर
अडॉप्ट कर लेगा। दूसरा, आप जनूबी पंजाब का क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो हमारा मुल्तान से अनवर्ड ये मुजफ्फरगढ़ और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं रहीम यार खान तक सारे, अब पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारे रिवराइन बेल्ट्स में। सिंध के डेल्टा में और चनाब के डेल्टा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पानी सारा यहाँ पर मीठा है। लेकिन प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि यहाँ अभी ज़मीनें लेज़र लेवल नहीं हुई। अच्छा, हुकूमत थोड़ा सा यहाँ पर ये भी अगर कर जाए, लेकिन हुकूमत शायद इतना ज़्यादा इसको तरवीज ना दे, क्योंकि फिर अगर मकई जहाँ लगती है आजकल, अगर मकई लगाते हैं तो फिर इट मीन्स के गंदम सेक्रीफाइस हुई ना। ठीक है, गंदम को सेक्रीफाइस करके हमने मकई लगाई, तो गवर्नमेंट इस तरफ ना जाएगी, लेकिन आगे फार्मर खुद इस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रिवराइन बेल्ट्स में या ये जो जनूबी पंजाब के 2 डेल्टास पड़े हुए हैं, ज़मीनें जैसे ही लेज़र लेवल्ड हो जाएँ, क्योंकि लेज़र लेवल रकबा ना हो, ऊपर से सोलर भी ना हो, आगे अगर डीजल प्राइसेस मज़ीद बढ़ती हैं तो फिर ये थोड़ा सा इनपुट प्राइसेस में फार्मर के लिए बर्डन बन जाता है। लेकिन इसका रेस्क्यू यही होगा, आगे जो सोलर की तरफ होंगे, लेज़र लेवल रकबे होंगे, पानी मीठा होगा, तो उन एरियाज़ में शरह मुनाफा ज़्यादा होगा, उनमें इसकी सर्वाइवल ज़्यादा होगी। यहाँ मैं एक ऐड करना चाहूँगा, हमारा लेज़र पे गवर्नमेंट का बड़ा इनिशिएटिव है। हर साल हम लेज़र फार्मर को अपना सब्सिडाइज रेट पे देते हैं। वाटर मैनेजमेंट हमारा डिपार्टमेंट हर साल कुरानंदाजी करता है लेज़र का, और अब तक हम कुरानंदाजी में तो बड़े महदूद लोग बिल्कुल है, लेकिन हमारा एक इनिशिएटिव ज़रूर है, हमारा इस पे फोकस है। तो मैं काश्तकारों से कहूँगा कि उस स्कीम से भी भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो वो हमारी हर साल स्कीम आती है, उसका भी हिस्सा बने और इस तरफ आएँ जी। ठीक है। अच्छा, आपने बात करी थी, तो इसमें खादों की ज़रूरत और खादों का इस्तेमाल जो है मौजू वो क्या है जी? खादें मकई के अंदर बहुत अहम है, क्योंकि आपने जब 130 और 135 और 140 मन आप प्रोडक्शन क्लेम करते हैं, तो फिर आपको न्यूट्रिशन का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। तो हर सब फिर ये हम ज़मीनों की क्लासिफिकेशन करते हैं। आमतौर पे हम जनरल ज़मींदार को बताते हैं आपकी कमज़ोर ज़मीन है, दरमियानी ज़मीन है या ज़रखेज़ ज़मीन है। एक नॉर्मल ज़मीन के लिए हम ये कहते हैं कि एट लीस्ट कि आपके पास 2 बोरी DAP, अगर मैं आसानी अपने काश्तकार को समझाना चाहूँ तो 1 बोरी SOP और 3 से 4 बोरी हमें यूरिया इसके लिए ज़रूरत है। साथ साथ में इसकी जो इसकी जिंक और बोरान की भी थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये डिपेंड करता होता है कि आपकी जो सॉइल की जो रिपोर्ट है या तज्जिया क्या कहता है। तो और सल्फर की भी समवट इसमें ज़रूरत होती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम सर देखें ना, आप प्रोडक्शन भी तो कितनी ले रहे हैं। आप 135 मन इस वक्त बुखारी साहब मकई का रेट कितना है? 2700 आज की फैक्ट्री रेट है, और फार्मर से जो हमारा मिडल मैन है वो 2300-2400 परचेज कर रहा है। और आज से 15 दिन पीछे चले जाएँ तो आपकी मकई 2700-2800 फार्मर से परचेज हो रही थी 24% मॉइस्चर पे। ठीक है, 24% मॉइस्चर का क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्शन 160 मन आ रही है। ठीक है, ठीक है, एकड़ की। ठीक है, इसमें मतलब है आप खादों में गुंजाइश ना करें। नहीं, खादों में गुंजाइश नहीं करनी। जब आप इतनी प्रोडक्शन की बात करते हैं, आप क्वालिटी की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों की जब आप बात करते हैं तो आपने खादों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये जो ज़रूरत है वो देखिए, मकई का पौधा बहुत तेज़ी से ज़मीन से जो न्यूट्रिशन है उसको ले रहा होता है। उसने एक बहुत बड़ा छली बनानी है, फिर उसमें दाने हैं, और अगर उसकी मिकदार आप कम रखेंगे खादों की तो आपको ये मतलूबा पैदावार नहीं आ सकेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग भी हो रही है मकई के साथ कोई, और अगर है तो कहाँ किस क्रॉप में गुंजाइश है? जी बिल्कुल, इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग का कंसेप्ट है। मैंने भी इस पे भी वर्क किया इंटरक्रॉपिंग का, कि हम मेज़ के साथ भारिया है या आगे जो हमारी मौसमी मकाई आएगी उसके साथ हम जो हमारे पास लिग्यूम्स हैं, मूंग बीन जिस तरह उसका कंसेप्ट आ जाता है, हम उसको भी इसके साथ इंटरक्रॉप करा सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बेड्स वगैरह, ताकि हमें उसके लिए भी स्पेस वगैरह देना होगा कि बेड्स वगैरह जो हम बनाएंगे, बेड्स बना के उसके दोनों साइडों पे 2 रो वगैरह हम देंगे, और सेंटर वाली जगह पे जो है उस पर आप लाइन टू लाइन भी मेंटेन कर सकते हैं, या उस पर आप ड्रिल वगैरह भी आप कर सकते हैं। और इससे अच्छी खासी जो आपकी मूंगी का भी रेट देख लें, आपके पास सामने अच्छा खासा उसका रेट मिल रहा है। तो एक ही टाइम से हम मूंगबीन भी हम हासिल कर सकते हैं और मेज़ भी कर सकते हैं। और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हमें मेज़ के साथ इंटरक्रॉपिंग मूंगबीन की करनी चाहिए। ठीक, क्यों नबी साहब, कोई आपकी तरफ भी रुझान है 2 फसलें बैक वक्त उगाने का? हमने अभी इसका ट्रायल तो नहीं किया, बाकियों में तो खैर हैं, लेकिन मकई में नहीं किया। डॉक्टर साहब ने एक सजेशन दी है जी, इंशाल्लाह इसको आप जरा सीखेंगे हम बिल्कुल। अच्छा, बाकी पूरे इलाके में जहाँ आप काश्त करते हैं वहाँ भी इंटरक्रॉपिंग का मकई के साथ रुझान नहीं, एटलीस्ट अभी फार्मर ने इसको
अच्छा, काफ़ी हद तक मैंने देखा कि असल में हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं है ना, खौफजदा भी होता है कि मैं कोई ऐसा तजर्बा कर बैठूं जिससे कोई नुकसान हो जाए। बिल्कुल, ये होना तो ये चाहिए कि महकमा ज़राअत इसके हवाले से कोई मॉडल फार्म बनाए, इंटरक्रॉपिंग के हवाले से भी मॉडल फार्म, मल्टी क्रॉपिंग के हवाले से भी। यूनिवर्सिटी तो अपनी सतह पर बनाते होंगे, लेकिन ये तो फिर एक प्रेमिसेस में महदूद हो जाता है ना जी, आम काश्तकार एक्सेस नहीं करते हैं छोटा लेवल पे जो हाँ जहाँ हमारे रिसोर्सेज हैं। मसलन हम जो मेज़ के अंदर बाज़ औक़ात आप देखते हैं टमाटो की जो क्रॉप है ना, टमाटर की जो फसल है आखिर गर्मी में जल जाती है, तो हम अक्सर मेज़ का जो पौधों से पौधे का फासला बढ़ा के और कतार से कतार का फासला बढ़ा के, तो लेट में जाके हम पिछले दिनों आपने देखा टमाटर की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, तो तब हमने ये इनोवेशंस की थी, टमाटर को मेज़ के अंदर हमने लगवाया था, तो उससे हमें काफ़ी सारी जो सक्सेस मिली थी। लेकिन वो हर सब बात पता है ये है कि जो मेज़ का ग्रोअर है उसका टारगेट होता है कि मैंने 130 मन को टच करना है, मैंने 135 मन को टच करना है, कि उससे उसी क्रॉप से इतना प्रॉफिट आ रहा होता है, तो वो दूसरी क्रॉप की तरफ जाना कोई इतना फिजिबल वो समझता नहीं है। लेकिन हमारी तरजीहात ज़रूर होती हैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से। जब हमें किसी चीज़ का इशू आता है जैसे टोमेटो, हम ये इंटरवेंशंस करते रहते हैं। लेकिन जो मेज़ का फार्मर है वो 35,000 पौधे पूरे करके उसकी कोशिश होती है कि मैं 140 मन पैदावार लूं, क्योंकि उसने कैलकुलेशन की होती है कि मेरा प्रॉफिट जो है ना 1.5 से 2 लाख पर एकड़ आ रहा है, तो इसलिए वो दूसरी क्रॉप की तरफ अभी इसके अंदर इतना नहीं आ रहा जितना कि उसको आना चाहिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रॉफिट उससे अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है सब इसमें देखिए, एक मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए उसमें फार्मर फिर मार्केट रेट भी तो देखता है ना, कि बाज़ औक़ात मूंग आज से पिछले 2-3 साल तक 5,000 पे रही, अब आगे वो 8700 आजकल रेट है। अब मैं खुद क्या प्लान कर रहा हूँ कि हमने जो कॉटन भी लगानी है, पहले हम सोच रहे थे कि अकेली कॉटन लगाएंगे, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि जी मूंग का रेट इतना अच्छा है तो हम उसमें आफ्टर राया हम उसमें कॉटन के साथ मूंग भी कर देंगे। लेकिन फार्मर के लिए ये इतना अवेयरनेस हो, मार्केट रेट क्या है, फ्यूचर में मार्केट कोलैप्स होगी, शरा मुनाफा भी वही हो रहा है कि आपको अंदाजा देखिए ना, प्याज या तो रुल रहा होता है मार्केट में, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता, या फिर प्याज की कीमत वो रही है कि रहे नाम अल्लाह का, बस ये सूरत हाल थी ना जी, प्याज ही जो है बड़ा नामुमकिन हो गया, और सब जो मुफ्त मिलती थी वो भी बड़ी महंगी हो गई। अदरक की सूरत हाल ये हुई, लहसुन की सूरत हाल ये हुई, तो ये अनसर्टेनिटी मार्केट की जो है ना सर, वो उसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो तो फार्मर फिर वो पिछले साल मेरा 30 एकड़ प्याज था, इस दफा नहीं लगाया, क्योंकि पिछले साल हमने 500 रुपये मन तक भी बेचा था। 500 रुपये मन जब हमने बेचा तो अब उसी वक्त मेरे इलाके में वो आपको पता नहीं था कि 25 रुपये किलो सेल हो रहा था, किलो जाके बिक सकता है मन का जो हिसाब किताब। इसमें तो देखें ना, नेशनल डिजास्टर आया ना, ये तो अनप्रेडिक्टेड है। जो नेशनल डिजास्टर आया वो राजनपुर इसका प्रोड्यूसिंग एरिया था, सिंध प्रोड्यूसिंग एरिया था ओनियन का, सारी यहाँ पर बर्बादी हुई, तो फिर मार्केट ने कोलैप्स करना ही था। ये बताएं कि उधर कोई रुझान बाकी लोगों के अंदर, बाकी फार्मर के अंदर भी इंटरक्रॉपिंग का है या नहीं है कोई इतना खास? देखिए है, मैंने देखा था जब जिन सालों में मैं खुद लगा चुका हूँ, मैं एटलीस्ट अब मूंग पर बात करूँ तो जिन सालों में मार्केट में मूंग की कीमतें अच्छी थी, लोगों ने कॉटन लगाई थी, ये 3-4 साल पहले तक कॉटन और मूंग का। इस दफा मैं सवाल इसलिए पूछा कि अवेयरनेस है, कुछ की है कुछ की नहीं है, कुछ की नहीं है। करना चाहूँगा, इंटरक्रॉपिंग की बात की है तो इसके अंदर मेज़ जो हम मौसमी मेज़ लगाते हैं इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया भी लगा सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ धनिया उस वक्त बड़ा इसका अच्छा खासा रेट लग जाता है, और टेम्परेचर को बचाने के लिए ये ऊपर से शेड कर देते हैं इसके पत्ते जो होते हैं, और नीचे से हम इजीली जो है सब्ज़ धनिया लगा सकते हैं, और मौसमी मकाई के अंदर और मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमें सब्ज़ धनिया से रेट भी मिल सकता है। लेकिन अच्छा, सब्ज़ धनिया के हवाले से तो कंसेप्ट अब तक यही रहा है कि सब्ज़ धनिया तो सब्ज़ी के साथ मुफ्त मिलता है, लेकिन जिस सीज़न के अंदर हम लगा रहे होते हैं उस वक्त ये सब्ज़ अच्छे खासे वो पैसे मिल सकते हैं। जो चीज़ मार्केट में मुफ्त मिल रही हो ना उसकी तरफ जो है वो तवज्जो वैसे ही कम जाती है कि जिसकी कीमत भी कम होगी। अच्छा नवीद साहब, एक सवाल जो शुरू में मैं आपके पास छोड़ गया था जी कि इसकी मार्केटिंग के हवाले से आप मुतमईन हैं जो निज़ाम है मार्केटिंग का मेज़ का, और अगर आपके जहन में कोई सजेशन है कि इसकी मार्केटिंग बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि असल तो है मार्केटिंग जिसमें बाई प्रोडक्ट्स भी अगर बढ़ जाएं, एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो गुंजाइश मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए उसमें एक तो ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है कि व्यापारी आके ले जाता है, वो करंट मार्केट जो होती है इंडस्ट्री की उस हवाले से वो ले रहा होता है, मार्केट फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट रेट हर फार्मर के पास डेली का आ जाता है, वो उस हिसाब से सेल कर रहा होता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि फसल के हार्वेस्ट होने के, वो तो पाकिस्तान में हर फसल के 2-3 महीने बाद मार्केट अप होती है। अब जिसके पास पोटेंशियल है वो कुछ सेल करके कुछ रख भी लेते हैं, तो मार्केट अप हो रही होती है तो वो उसमें सेल का। हाँ, दूसरा जो आपका जो कोर था, जो आपकी जो लॉजिक है वो ये है कि पहले ही आपने कहा था इसकी जो प्रोडक्ट नहीं है, छली एक प्रोडक्ट है,
वो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो मकई नहीं बेच रहा। वो 40 रुपए की 50 रुपए की हम आजकल यही मुल्तान में ले रहे होते हैं, लेकिन असल फार्मर की तो उतनी कीमत नहीं बनती ना, वो प्रोडक्ट के तौर पर। फार्मर के पास ये चीज़ें जो है ना, आप बैठे हैं, हुकूमत तो शायद इतनी मेरे ख्याल में अब तक कुछ कर भी नहीं चुकी कि प्रोडक्ट्स कौन कौन की फसलात की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, हाउस मतलब छोटी कॉटेज इंडस्ट्री फार्मर क्या क्या अडॉप्ट कर सकता है, उस पर जो बाकी हैं रिसर्चर्स हैं, आप जैसे जो बैठे हैं, वो अगर इस तरह कुछ गाइडलाइन दे जाएंगे, कुछ अवेयरनेस दे जाएंगे, कहीं छोटे छोटे मॉडल चल पड़े तो ये अपने तौर पर तो हो जाएगा। लेकिन हुकूमत का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि आपको लिटरेचर प्लस टेक्नोलॉजी दे के हाँ इसकी ये प्रोडक्ट्स हैं आप मार्केट में से। फॉर एग्जांपल तिल की बात, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हम इस पर मजीद बात करते हैं। अभी काफ़ी सारे पहलू थे जो तशने की रह गई। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने मकई पर बात की है। मकई में बड़ी गुंजाइश मौजूद है, आगे बढ़ने के भी बड़े रास्ते हैं, और ये जैसे अभी हमें माहिरीन ने बताया कि सेफ़ महफूज फसल है, इसमें नुकसान के एहतमाल कम है, और अगर आप इसे ज़्यादा काश्त करेंगे तो जहाँ हम खुर्दनी तेल के मसले का शिकार हैं वो भी काफ़ी हद तक हल होता है। और फिर ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। जैसे हम कहीं से छली लेते हैं तो हमें कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ग़िज़ा है जी, आप इसे खा लें, मज़ा आता है, तो ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। हम सारा फोकस जो है वो गंदम पर करके बैठे हैं। तो इधर भी अगर आएंगे तो हमारी जो एक तो आटा भी मल्टीग्रेन हो जाएगा, उसमें भी जो है ग़िज़ाइयत बढ़ जाएगी, और फिर आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।